बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा गैर मरूफ फाइलम है। ये है तो गैर मरूफ लेकिन इसकी एक छोटी सी खास अहमियत है, इसलिए मैं इसको खास तौर पर खुद बयान कर रहा हूँ। अगर तो मैं आमतौर पर ये कहता हूँ कि जो बहुत ही ऐसे माइन्यूट क्वेश्चन है वो आप खुद पढ़ सकते हैं। इसमें एक तो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत खास मिलती हैं हमें। पहली बात है कि आप इससे कतई वाकिफ नहीं हैं। इसका ना तो आपको कहीं से नाम मिलेगा, ना आपको कहीं ये दुनिया में देखने को मिलेगा। प्रैक्टिकली इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कुछ खास अहमियत थी। ये इसकी मैं पहले तस्वीर दिखा रहा हूँ, बल्कि तस्वीर भी नहीं है, डायग्राम है। ये इसकी डायग्राम जो हम पढ़ने लगे हैं, ये इसकी डायग्राम है, और वो तमाम कैरेक्टर जो हमने रिटन में पढ़ने हैं वो इसकी डायग्राम से मैं पहले दिखा दूंगा, ताकि वो चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल गैर मारूफ हैं वो कम अज़ कम आपको नज़र आ सकें कि वो क्या है कैसे। वेल याद रखिएगा, ये तस्वीर नहीं है, डायग्राम। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई अहमियत नहीं है इसकी। ये तस्वीर जब देख रहे हैं, तस्वीर या डायग्राम जैसा भी आपके सामने है, इसमें चंद ऐसी ख़ास ख़ुसूसियात हैं जो इससे पहले जो हमने जानदार पढ़े हैं उनमें नहीं थी। मिसाल के तौर पर इसमें कंप्लीट गट मौजूद है। ये पहला फाइलम है। उस तरतीब से याद रखिए कि तरतीब चेंज होती रहती है, चूँकि हम चौथे पाँचवें एडिशन को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ, और मिरर 10वें एडिशन तक भी ग़ालिबन इस वक़्त अवेलेबल है मार्केट में। उनमें चैप्टर्स की तरतीब में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है इसमें। उसकी रीज़न है कि वो जो क्रेडिस्टिक एनालिसिस है, उसमें आने वाली चेंजेस की बेस के ऊपर ये तरतीब चेंज वो करते रहता है मिरर जो है। ये कॉन्स्टेंसी नहीं है इसके अंदर। बहरहाल यहाँ पे चेक कीजिएगा, इसमें यहाँ पे माउथ और एनस दोनों चीज़ें मौजूद हैं। इसका मतलब है इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है। इससे पहले किसी फाइलम में कंप्लीट सिस्टम नहीं था, बल्कि सैक टाइप सिस्टम मौजूद था। इस फाइलम की जो अपनी ख़ास ख़ासियत है, जो बहुत बड़ी ख़ासियत है, वो लफ़्ज़ चूँकि आपके लिए बिल्कुल नया है, ये इस लफ़्ज़ पे गौर कीजिए। लफ़्ज़ है रिंकोसी, रिंको। क्या इस लफ़्ज़ को सुन के आपके ज़हन में कोई कांसेप्ट आता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ रिंको? रिंको का ताल्लुक, रिंक का ताल्लुक किस चीज़ के साथ हो सकता है? और इस लफ़्ज़ में है जी सील, COEL। इस लफ़्ज़ से वाकिफ़ हैं या पढ़ चुके हो पहले से? कोई बताएगा कि ये 2 क्या चीज़ों को शो कर रहे हैं? नो आंसर। सील कैविटी के मायने में आपने सिलोम पढ़ा होगा, सिलोम सील सर से निकला है। सील तो कैविटी को शो करता है ना? जी बेटा, आपसे पहले मैं जवाब दे चुका हूँ, आप लोगों का जवाब लेट हो गया। ये कैविटी, अब इसमें जो रिंको है, इसका अगर लफ्ज़ी मतलब देखें तो उसका मतलब नोज़ होगा। अगर सिर्फ लफ्ज़ी मतलब देखें, अब एक बार फिर सुन लीजिए, ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ का नाम रखा गया हो वो उसके एग्ज़ैक्ट उसी कैरेक्टर को शो करता हो। आपके ज़हन में नोज़ का जो कांसेप्ट है, वो ये है कि नोज़ का ताल्लुक स्मेल के साथ है, सूंघने के साथ है। जो कांसेप्ट हमारे ज़हन में है, जो आम बंदा समझता है कि नोज़ क्या चीज़ होती है, और उसका ताल्लुक के नोज़ हमेशा मुँह के करीब होता है, मुँह से पहले, मुँह से ऊपर की तरफ पहुँचता होता है। ये बैकग्राउंड था। लेकिन यहाँ इसका ताल्लुक उस रेफ़रेंस से नहीं है, बहरहाल नाम वही रखा गया। अगला लफ़्ज़, ये लफ़्ज़ एक बार पीछे आ चुका होगा, प्रोबोसिस, और मैं इस लफ़्ज़ को ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ। किसी को याद है प्रोबोसिस का लफ़्ज़ मैंने क्या डिफ़ाइन किया था, क्या बताया था, क्या होता है? डू यू रिमेंबर? चीज़ें आप याद रखते हैं, याद रखते होते हैं? सर नाक। जी, एक जवाब आया जी नाक, और जवाब किसने दिया है दोबारा बताइएगा? ये नाक का जवाब किसने दिया है? सर मरियम एजाज जी। मरियम इजाज। जी, और कोई जवाब जी? मरियम सर एजाज ट्यूबुलर माउथ। जी, दोबारा बताइए। सर ट्यूबुलर माउथ। ट्यूबुलर माउथ, दो जवाब हो गए जी, और कोई जवाब जी? सूंड, सूंड या जो हाथी का नाक होता है शायद उस तरह का तो नहीं? चलें ठीक है, आपने हाथी का नाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। आपका नाम दोबारा ज़रा माइक ऑन करें अपना। ईमान 406 है जी, यस सर। 406 ईमान। चलें, बहरहाल याद, जो चीज़ मैं देखना चाह रहा था कि जो चीज़ मैं बताता हूँ आप उसे याद भी रखते हैं कि नहीं। मेरे तकरीबन तमाम लेक्चर्स आपके अपलोडेड हैं, और मैंने कहा भी था कि आप अगर कोई चीज़ इस वक्त क्लियर नहीं है तो उसको दोबारा सुन सकते हैं। बहरहाल उससे यही अंदाज़ा होता है जी, आप लोग ना तो लेक्चर दोबारा सुनते हैं और ना जो सुनते हैं उसको याद रखते हैं। ये जो 406 का आंसर है वो करीब तरीन दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल जो मैंने बताया था वो नहीं। प्रोबेसिस कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसका ताल्लुक फीडिंग के साथ, आमतौर पर प्रोबेसिस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये याद रखिए कि प्रोबेसिस वेल डिफाइंड नहीं है, चूँकि मुख्तलिफ एनिमल्स में
प्रोबोसिस का लफ्ज़ मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन जो ईमान जाबिया, चूँकि आप हाथी से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, हाथी की नाक बहुत लंबी होती है, वो उसकी मदद से फीडिंग में हेल्प लेता है। वो अपनी नाक की मदद से, वो घास खुद नहीं खा सकता, मुँह उसका नीचे नहीं आ सकता है। वो अपनी सूंड की मदद से, उसके आगे फिंगर्स, 1 फिंगर या 2 फिंगर लगे होते हैं, उनसे वो घास को पकड़ता है और उसको उठा के मुँह में डाल लेता है। अब चूँकि हाथी की सूंड को प्रोबोसिस कहते हैं, इस लफ़्ज़ से आप कुछ हद तक वाकिफ़ हैं। ग़ालिबन इसी चीज़ को सामने रखते हुए साइंटिस्ट ने बहुत से ऐसे जानदार जो किसी चीज़ की मदद से पकड़ को फूड में, मुँह में डालते हों या किसी चीज़ से हेल्प लेते हों फीडिंग में, उसको भी यही नाम दे दिया जाता है प्रोबोसिस। मसलन बहुत से इंसेक्ट्स के अंदर भी ये लफ़्ज़ आपको नज़र आएगा, कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ। यहाँ पे ये प्रोबोसिस है, एक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करेगा। हाँ, इसी एक और चीज़ है कि ये चूँकि बॉडी के अंदर है, मुँह के इसको नोज़ कह लें या रिंकोसील कह लें, उसके अंदर है, ये इसमें से बाहर निकाल सकता है इसको। अब बाहर निकालना और वापस खींचने के लिए यहाँ पे 2 लफ़्ज़ गौरतलब हैं। ये लफ़्ज़ है जी रिंकोसील स्फिंक्टर मसल, यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल मौजूद है और इसी के पीछे एक प्रोबोसिस रिट्रैक्टर मसल, ये लफ़्ज़ आपके लिए बिल्कुल नया है। आप रिट्रैक्टर के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं। इस लफ़्ज़ को सुन के आपके ज़हन में कोई कांसेप्ट आ रहा हो? रिट्रैक्टर? सर लैब का एक टूल होता है। लैब का टूल होता है, तो ये बंदे की बॉडी में कहाँ से आ गया भाई भाई? ये एनिमल है, चूँकि एनिमल की बॉडी में मौजूद चीज़ नज़र आ रही है, वो लैब का टूल कैसे हो सकता है? जी, और कोई जी जवाब? चलें सुन लीजिए, आपके लफ्ज़ जो सर अब वापस खींचने वाला है। जी, आपने ये कहाँ से देखा है फौरी तौर पर? सर देखा नहीं है ये सर टीवी रिजेक्ट का मतलब वापस लेना। चलें बहरहाल जवाब दुरुस्त है जी। ये ज़ोबिया थी ग़ालिबन 402 जिसने आंसर दिया है जी, ठीक है आपका जवाब। रिट्रैक्टर का मतलब वापस खींचना, पीछे खींचना होता है। ये मसल है जो इस प्रोसेस को तेज़ी के साथ पीछे खींचने के लिए इस्तेमाल करता है। अब तेज़ी के साथ क्यों? अगर ख़तरा हो, कोई दुश्मन अटैक करने वाला है, तो फिर बॉडी को बचाने के लिए चीज़ों को वापस खींचना पड़ सकता है। ये उसकी रीज़न से है। बहरहाल ये मैंने एक चीज़ को बहुत सारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा इसमें आपको एपिडर्मिस, डर्मिस और इसके अलावा बसल लेयर, ये सब की सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब चूँकि मैंने डायग्राम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी है, अब वापस आ रहे हैं फाइलम जहाँ डिस्क्रिप्शन है, ताकि आप उसके अल्फाज को देख लें। सर आपने ये तो बताया कि रिंको का मतलब नोज से है और सील कैविटी है, तो लेकिन सर इसका मजमूई मीनिंग क्या होगा? नहीं बेटा, आपने फिर गड़बड़ कर दी है। याद रखें कि मैंने भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि ज़रूरी नहीं होता जो लफ्ज़ कहीं पे नज़र आ रहा हो, जिसका मीनिंग बाज़ाहिर नज़र आ रहा हो, वो उसी मीनिंग में इस्तेमाल भी किया जा रहा हो। साइंटिस्ट जब कोई लफ्ज़ यूज़ करते हैं, तो जो नियरेस्ट सिमिलैरिटीज़ होती है, उसके मुताबिक एनालॉजी को यूज़ करते हुए अल्फाज रख देते हैं। रिंकोसील बाज़ाहिर इसका मतलब होगा नाक की कैविटी, लेकिन ये नाक की कैविटी नहीं है। ये सिर्फ नाम क्यों दिया है कि चूँकि माउथ से ऊपर है, नाक मुँह से ऊपर होता है हर एनिमल्स की बॉडी में। चुनांचे लफ्ज़ी तर्जुमा तो उसका वही बनेगा नाक की कैविटी, लेकिन वो नाक की कैविटी नहीं है। अभी चूँकि वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है जी, अभी वापस आए फाइलम नेमैटिया के हवाले। इसके 2 हिस्से हैं। एक इसका तारीफ़ी पैराग्राफ है। इसके तारीफ़ी पैराग्राफ में बहुत मुश्किल कोई चीज़ नहीं है और ये इसके करैक्टर हैं, 6 करैक्टर। ये 6 करैक्टर ज़ाहिर है मिलर के मुताबिक है, जो कि आपकी प्रिंसिपल टेक्स्ट बुक है, जो कि 90% पेपर आपका इसी पे बेस करता है। लेकिन उसका मतलब मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आपने आगे जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन मिलर से निकले। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं जब आप पूछेंगे, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। बहरहाल चंद इम्पोर्टेंट पॉइंट। नंबर 1, इस फाइलम में तकरीबन 900 स्पीशीज़ हैं, पहला पॉइंट। सेकंड, ये लफ्ज़ कहाँ से निकला है? इसने इसका ओरिजिन दिया हुआ है ग्रीक नेमरट्स, ए मैट्रीन सी निम्फ, द डॉटर ऑफ नर्सिस एंड डोरस। आप समझते हैं मिथोलॉजी क्या चीज़ है? आप में से कोई मिथोलॉजी को समझता हो? जी, कोई नहीं समझता है जी? हैरान कौन चीज़ है? चलें दुनिया में, चलें मैं उर्दू का लफ्ज़ बोल देता हूँ, इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। द्योमाला, क्या आपने ये लफ्ज़ भी सुना होगा कि नहीं सुना होगा? अब मैं आखिरी जो 2 टेक्निकल टर्म्स हैं बोल देता हूँ। एक है जी यूनानी देवमाला यानी ग्रीक मिथोलॉजी और दूसरा है हिंदुस्तानी देवमाला यानी इंडियन मिथोलॉजी। दुनिया के 2 इलाके ऐसे हैं, एक इंडिया है और दूसरा यूनान है।
जहाँ पे लोग ज़माना कदीम से देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उनके देवी देवताओं के किस्से जो हैं वो मिथोलॉजी कहलाते हैं। और ये जो ग्रीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैटन सी निम्फ समुद्री मखलूक है ये, जो कि उनके मुताबिक इन दो, डोरिस और नीरिस की जो है वो बेटी थी, जो उनके ज़ारा देवता हैं उसमें। बहरहाल ये नाम रखने की वजह याद रखिएगा, ये इसका नाम रखने की वजह, आपकी बुक में बहुत से नाम ऐसे आपको मिलेंगे चूँकि ज़माने कदीम में यूनान और इटली का जो इलाका है मौजूदा, लेटिन रोम के नाम से था ये बहुत बड़ी सल्तनत थी और इनके असरात साइंस के ऊपर अभी तक देखे जा सकते हैं। जी, आगे इसकी बॉडी का ज़िक्र कर रहे हैं, एलोंगेटेड, फ्लैटेंड, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चपटे हैं, बॉडी लंबी है, मुकम्मल गोल नहीं है, कदरे थोड़ी-सी कुचकी हुई है, मैरीन, मड और सैंड के अंदर पाए जाते हैं। प्रोबोसिस, जिसकी वज़ाहत हो चुकी है, एक लंबा सा प्रोसेस है, जिसकी वजह से इनका कॉमन नेम है प्रोबोसिस वर्ग। प्रोबोसिस वर्ग, ऐसे वर्ग में प्रोबोसिस मौजूद है और इसकी वज़ाहत पहले हो चुकी है कि प्रोबोसिस की काम आते हैं, दे हेल्प इन फीडिंग। जी, साइज़ फ्यू मिलीमीटर से लेके कई सेंटीमीटर तक हो सकता है और पेल येलो, ऑरेंज, ग्रीन या रेड कलर्स के हैं। और करैक्टर्स दिए हैं जी 1 से लेकर 6 तक। ट्रिप्लोब्लास्टिक वज़ाहत हो चुकी, एसिलोमेटर वज़ाहत हो चुकी, बायलैटरल सिमेट्री वज़ाहत हो चुकी, अनसेगमेंटेड वर्म, सेगमेंट नहीं है, सीलिएटेड एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर सिलिया मौजूद हैं जिसमें म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं एपिडर्मिस में। कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन हो चुका हुआ, प्रोटोनेफ्रिडिया ऑलरेडी एक्सप्लेन है, सेरेब्रल गैंग्लिया, लॉन्गशॉट डर्क कार्ड्स, ट्रांसवर्स कमिश्योर, ये सब एक्सप्लेन हो चुके हुए। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये मिरर ने सवाल किया है, और बॉडी मस्कुलेचर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 और 3 लेयर्स, ये इसने एक्सप्लेन नहीं किए हुए। लेकिन बहरहाल अब हम वापस जाएंगे डायग्राम की तरफ और बाकी डिस्क्रिप्शन जो कि अगले पेज पे है उसकी डिस्क्रिप्शन को भी वहीं से देखते हैं। यहाँ पे इसमें चीज़ें एंटर हो सकती हैं और दोबारा गौर कीजिएगा, यहाँ पे काफ़ी बड़ी कैविटी है रिंको से, जो चीज़ भी यहाँ मौजूद होगी उसकी ट्रांसपोर्टेशन आसानी के साथ हो सकती है। अब ये अभी आपने किसी ने क्वेश्चन किया था कि इसका मीनिंग याद रखिए कि मैं पहले बता चुका हूँ कि लफ्ज़ी मतलब कुछ और है और स्ट्रक्चर कुछ और है, नाम रखने की वजह कुछ और थी, और इसका फंक्शन आपके सामने पहला फंक्शन जो यहाँ पे बयान किया जा रहा है इस वक्त, कि वो एक स्पेसिफिक कैविटी है जिसकी वजह से उसको नाम दिया गया है। और अब अगर जैसे डायग्राम के अंदर वो चीज़ें नहीं दिखाई गई हैं, इसका प्रोसेस बाहर निकलेगा, इसके ऊपर नुकीली से लगी होती हैं जो फूड को कैप्चर करने में, पकड़ने में मदद देती हैं, और फिर ज़ाहिर है कि उनको वो खा जाएगा। ये अपने से छोटे साइज़ के मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े और जानदारों को जो पानी में पाए जाते हैं समुद्र में, उनको खा सकते हैं। ये है जी इसके पूरे स्ट्रक्चर की वजाहत कि ये क्या है और किस काम के लिए यहाँ पे, जब इसको खुद खतरा हो तो इसको ये वापस खींच लेता है अपने प्रोसेस को अपनी कैविटी के अंदर। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जैसे कि आप जानते हैं कि मिरर ने जब बोल्ड फेस में चीज़ों को दिया होता है तो उस पर गौर करने वाली चीज़ है, इसका कंप्लीट वन वे डेसिस सिस्टम है माउथ से लेके एनस तक। इट इज़ वन वे सिस्टम, जो कि ज़ाहिर है कि एवोल्यूशन के लिहाज से एक नई चीज़ है। इससे पहले किसी भी फाइल में ये मौजूद नहीं थी, इस वजह से इसने इस पांचवें एडिशन के अंदर मिलर्स को यहाँ रखा है, लेकिन इससे जो लेटर एडिशन है उसमें इसने यहाँ से इसको निकाल दिया होगा। उसके बाद है जी इसका फ़ायदा, इस सिस्टम का फ़ायदा, फूड को लेना, उसकी ब्रेक डाउन करना, उसको इंजेस्ट करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना और फिर फालतू मादों को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना। ये वन बेड सिस्टम या कंप्लीट सिस्टम का ये फ़ायदा होता है। सैक्रो सिस्टम में ये स्पेशलिटीज़ मौजूद नहीं होती और ये प्रॉपर्टीज़ को उसके हर एनिमल के साथ से शो करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, एक बार फिर यहाँ पे ऐसा ही है, चूंकि ये गोल्ड फेस में इसने शो किया होगा, अभी ऊपर जिक्र आया था कि इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है। ये चूंकि लफ्ज़ मिलर ने इस्तेमाल किया है, ये 100% ट्रू सेंस में क्लोज सिस्टम नहीं है। जिस तरह क्लोज सिस्टम से आप वाकिफ हैं, ये टॉपिक आप लोगों का फर्स्ट ईयर में मौजूद था कि क्लोज सिस्टम क्या होता है। आमतौर पर उसमें एक हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स होती हैं और वो जो फ्लूइड है वो उन वेसल्स के अंदर रहना चाहिए। ये इसकी डेफिनेशन में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल इसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ जो कि को बहुत अच्छा नहीं है। और इसको उसने डायग्राम की शक्ल में शो नहीं किया हुआ।
इसकी डायग्राम उसने शो नहीं की है, सिर्फ उसका जिक्र उसने कर दिया है। वर्डिंग क्या है इसकी? चलिए, circulation consisting of two lateral blood vessels and often tributary vessels that branch from lateral vessels। अब इसमें चूंकि ये लफ्ज़ मतलब है, ये जो कि हम बॉडी को देख रहे हैं, इसने बॉडी को LS और लॉन्जिटूडनल सेक्शन भी है ये एट ए टाइम, और सैजिटल सेक्शन भी है। आप लॉन्जिटूडनल सेक्शन के नाम से वाकिफ हैं, आप सैजिटल सेक्शन के नाम से वाकिफ हैं, ऐसा ही है कि नहीं है? डू यू नो, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सैजिटल सेक्शन? चलो मैं कुछ नाम बोल देता हूँ जी। वर्टिकल सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन, सैजिटल सेक्शन, ओब्लिक सेक्शन। क्या आप इनमें से कुछ नामों से वाकिफ हैं या नहीं हैं? अगर नहीं है तो उसका ये खास मतलब होगा जी। सर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इनसे हैं। चलें वर्टिकल लॉन्गिट्यूडनल। वर्टिकल चलें, 4 जवाब हो गए जी। 2 बच्चों ने 2-2 इकट्ठे जवाब दे दिए। बहरहाल नोट कीजिएगा कि ज़ाहिर है कि ये टॉपिक आपको मैम रुमैसा ने पढ़ाया था। ये आपका जो फ्रंट वाला बिल्कुल स्टार्ट वाला जो चैप्टर है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, मिरर के मुताबिक, मिरर के 4th एडिशन में चैप्टर गालिबन 16 है नंबर उसका, जो जनरल था, बेसिक्स थी इसमें सारी के साथ। उसके 2 पार्ट थे, एक क्लेडोग्राम वाला और दूसरा हिस्सा जिसमें एनिमल की ऑर्गेनाइजेशन को, वहाँ पे गालिबन एक लोमड़ी बनी हुई है और उसकी लोमड़ी को उसने मुख्तलिफ एंगल्स पे कहा है कि अगर इसको काटें तो वो जो कटिंग प्लेन है वो क्या कहलाएगा। अब इसमें भी एक फ़र्क मैं पहले बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ माहिरीन बाज़ एक ही चीज़ के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जी। चूँकि इस वक्त मेरे सामने तो वो मिरर नहीं है मेरे पास, इसमें मिरर का वो चैप्टर, चलिए बहरहाल आपने खुद मिरर में देख लेना है मतलब का चैप्टर, उसमें सेक्शन बने हुए हैं बहुत सारे। जो वर्टिकल सेक्शन और सैजिटल सेक्शन है, ये बहुत हद तक सेम है और मुख्तलिफ माहिरीन ने ये 2 अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं एक ही चीज़ को शो करने के लिए। बहरहाल ये था जी एक टॉपिक। अब इसकी बॉडी में राइट और लेफ्ट साइड पे, चूंकि इसको किसी और एंगल पे काटा गया, अगर टीएस हो तो फिर इसकी दोनों लेटरल ब्लड वेसल शो की जा सकती हैं। और इसमें जो नया लफ्ज़ है ये आपके लिए ट्राइब्यूटरी वेसल्स, क्या आप इस नाम से वाकिफ हैं पहले से ट्राइब्यूटरी के? ट्राइब्यूटरी का नाम बहुत मशहूर और मारूफ है जी। पाक स्टडीज किसी ने इंग्लिश में पढ़ी हुई हो, सोशल स्टडीज, पाक स्टडीज कोई इंग्लिश में पढ़ के आया हो, कोई बच्चा आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आए होंगे, और फीमेल साइड पे कुछ स्टूडेंट हो सकती हैं जो नेशनल मॉडल स्कूल से पढ़ के आई हूँ जहाँ पे पाक स्टडीज की जगह पे सोशल स्टडीज पढ़ाई जाती है। कोई है जी स्टूडेंट ऐसी? नो वन सर। चलिए मैं उर्दू में बता देता हूँ। दरिया सिंध का नाम सुना है सर ट्राइब्यूट सुना था, ट्राइब्यूटरी तो जी? नहीं। लाहौर का नाम सुना है? चलिए बता दें। यस सर। तो लाहौरी का नाम ही सुना कभी? यस सर सुना है सर। तो बस ट्राइब्यूट से ट्राइब्यूटरी, इसमें लाहौर और लाहौरी में जो ताल्लुक है वही ट्राइब्यूट और ट्राइब्यूटरी में। ट्राइब्यूट तो फिर खराज तहसीन पेश करना नहीं नहीं नहीं, या वो आप कहीं और चले गए। ये इसका मतलब है जी मुआविन, हेल्प करने वाले, लफ्ज़ी मतलब इसका ये है। ब्रांच मुराद है। दरिया सिंध का नाम सामने सुना है नहीं? बता दीजिए। यस सर। दरिया सिंध में पानी कहाँ से आता है? सर दूसरे दरियाओं से। कौन कौन से? सर पंजाब से और जेहलम से। पंजाब के नाम का कोई दरिया नहीं है बेटा। सर रावी। रावी का जो पानी है वो हमारे सियासतदानों की नज़र हो गया था जी। ये रावी का पानी बेच दिया था बगैर पैसों से, हमारी एक बहुत ही पुरानी गवर्नमेंट है इंडिया में, बगैर पैसे लिए। चलें सुन लीजिए। जिन दरियाओं के नाम से आप वाकिफ़ हैं वो हैं जी जेहलम, चनाब, सतलुज, रावी, ब्यास, ये सब के सब। इसके अलावा दरिया काबुल और बहुत से छोटे छोटे दरिया, ये ट्राइब्यूटरी हैं जो दरिया सिंध को पानी प्रोवाइड करते हैं, और कुछ पानी बाकी नदी नालों से आता है जिनके नामों से आप वाकिफ़ नहीं है। बहरहाल ब्रांचेस मुराद है। ये हो गया जी पॉइंट यहाँ तक। और इसके आगे इसमें हार्ट नहीं है, और जो ब्लड है वो सर्कुलेट नहीं करता, बस वो आगे पीछे मूव करता रहता है मसल्स के कंट्रैक्ट होने की वजह से। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ या ये जो मोटी लाइंस हैं जी यहाँ पे, इसको देख लीजिए। ये भी एवोल्यूशन के हवाले से
ब्लड वेसल्स का मौजूद होना, लोकल टिश्यूज, वन वे सिस्टम, ग्रेटर एफिशिएंसी, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये सब की सब चीज़ें इसको बहुत ख़ास अहमियत का हम बना देती हैं, और ये सब अहमियत इसकी एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अहमियत है, इस वजह से इसको यहाँ पे ख़ास स्टेटस दिया गया है। जी आखिरी हिस्सा है जी, डायोशियस, मेल फीमेल सेपरेट हैं, और मेसेंकाइम या पेरेंट काइम सेल के अंदर ये सेक्स से रिलेटेड चीज़ें यानी गैमेट्स वगैरह पैदा होते हैं। जी और आखिरी पैराग्राफ है जिसका, जब ये मूव करते हैं तो ये ग्लाइड करते हैं, स्लिप होते हैं म्यूकस के ऊपर, जो इनके म्यूकस ग्लैंड निकालते हैं। इसके अलावा सिलिया और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी इसको आगे मूव करने में मदद देती है। इसके साथ ही ये फाइलम कंप्लीट हो गया। चैप्टर का आखिरी फाइलम है जी, फाइलम गैस्ट्रोट्राइका। ये तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर सामने है, और इसकी डिस्क्रिप्शन इससे आगे दी गई है, ये वाली। मैं पहले तस्वीर को एक्सप्लेन करूँगा और फिर फाइलम के कैरेक्टर्स की तरफ आएंगे। ये भी बहुत छोटा, गैर मारूफ और अनइम्पॉर्टेंट फाइलम है। नाम पे फिर गौर कीजिए, गैस्ट्रोट्राइका। अब इसके भी नाम की वजाहत अपनी जगह पे है। गैस्ट्रो स्टोमक को कहते हैं, मैदा मुराद खाना, और नाम का कोई सरफेर नहीं है। ट्राइका, ट्राइकोम के नाम से आप वाकिफ हैं? किसी ने लफ्ज़ याद रखा हो, सुना हो, क्या होते हैं? ट्राइकोम का लफ्ज़ पढ़ा हो, इस लफ्ज़ से वाकिफ हो पहले से? सर तिकोन को कहते हैं। नहीं जी, वो ट्राई का की स्पेलिंग कुछ और है, ये कुछ और है। ATRICH है, लफ्ज़ों का तलफ़ुज़ मिलता जुलता है। चलें इधर देखिए, या जी सर वो जी, आपको ट्राइकोम्स, ज़ोबिया दोबारा बताएं। सर वो साइनोबैक्टीरिया में ट्राइकोम्स थे, राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स। नहीं, वो आपने पढ़ा आपने ट्राइकोम का नाम तो ये तो सही बताया आपने कि वो साइनोबैक्टीरिया में थे, लेकिन आपने उनको गोल गोल कर दिया। ट्राइकोम कतन गोल गोल नहीं होते हैं। जी अनसाब कुछ कहने लगे थे, अनसाब सर कुछ। जी सर जी सर जी आउटग्रोथ। आउटग्रोथ। चलें बहरहाल मुख्तलिफ लोगों जी ने आप समझा पहले दिया। किस चलें सुन लीजिए। ट्राइकोम का मतलब है हेयर लाइक, लफ्जी मतलब इसका है हेयर लाइक। यहाँ पे देखिए आपको इसकी बॉडी के ऊपर बहुत से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। दे आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे इसने इसका लफ्ज़ ब्रिसल्स इस्तेमाल किया है। ब्रिसल्स कांटों को भी कहते हैं। ब्रिसल्स कांटे भी हेयर लाइक होते हैं, बारीक होते हैं, पतले होते हैं, नुकीले होते हैं। पहले ये इसकी बॉडी के ऊपर मौजूद हैं बहुत सारे, और ब्रिसल्स जो कि इसका मुतबादल लफ्ज़ है ट्राइकोम, और वहाँ ये लफ्ज़ ट्राइका से निकला है, गैस्ट्रोस्टोमिक। लेकिन आप चेक चेक कीजिए, माउथ है, ये इसका ब्रेन दिखाया गया है उसके पीछे। उसके बाद सैलरी ग्लैंड्स आप इससे वाकिफ पहले से, प्रोटीन एपिडीम के नाम से वाकिफ है, मसल से वाकिफ है, एनस मौजूद है। माउथ और एनस दोनों का मौजूद होना, इसका कंप्लीट सिस्टम मौजूद है। फॉक टेल लफ्ज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कहीं पे। ब्रेन के पीछे फेरिंक्स है, नर्व्स के नाम से वाकिफ हैं। सीडोसिलोम नया लफ्ज़ आपके लिए पढ़ा हुआ है एफएससी में, लेकिन याद नहीं होगा आपको। एग्स क्या होते हैं, ओवरी क्या होती है। एडहेसिव ग्लैंड एक नया लफ्ज़ है, वो ग्लैंड जिससे केमिकल निकलते हैं जो इसको कहीं पे चिपकाने में मदद देते हैं। इसमें सीडोसिलोम एक ऐसा लफ्ज़ है जो वजाहत तलब है। वैसे सीडोसिलोम की वजाहत चैप्टर 16 बेलर के 4th एडिशन में चैप्टर 16 में हो चुकी हुई है। मैं जब कल का चैप्टर पढ़ाऊँगा, या वो जब मैडम पढ़ा रही हैं दूसरी आपको, वो एक्सप्लेन करेंगे, चूँकि ये चैप्टर वो पढ़ा रही हैं। बहरहाल ये चलिए नाम आपके सामने हो गए, हम करेक्टर की तरफ आ रहे हैं। गैस्ट्रोट्राइका के करेक्टर्स। जी ये नाम की वजाहत, गैस्ट्रोस्टोमिक को कहते हैं, इसका जिक्र हो चुका। ट्राइक कॉज हेयर के मैंने में इस्तेमाल होता है। ये दो लफ्ज़ जो कि मौजूद हैं इसके अंदर, इनकी 500 के करीब स्पीशीज़ हैं जो कि मैरीन और फ्रेश वाटर में रह सकती हैं। और जो बॉटम सेडिमेंट्स हैं वहाँ पे जो जगह होती हैं, बल्कि जो पत्थर कंकरियाँ जो भी बड़ा हो उसके दरमियान में, साइज़ बहुत छोटे है, 0.10 मिलीमीटर से लेके 4 मिलीमीटर तक बहुत छोटा साइज़ है। सिलिया वेंट्रल सर्फेस मौजूद होते हैं जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करते हैं। एक ही क्लास है, दो ऑर्डर्स हैं। अगला पैराग्राफ, क्यूटिकल। क्यूटिकल बॉडी के बाहर प्रोटेक्टिव कवर को कहते हैं। ये क्यूटिकल आमतौर पर नॉन सेलुलर होते हैं। इसमें स्केल्स, ब्रिसल्स, स्पाइन्स। स्केल्स वेल नोन लफ्ज़ है, ब्रिसल्स स्पाइन्स आपने डायग्राम में देख ली हैं। फॉकटेल डायग्राम में आप देख चुके हैं। सिंसिशियल का लफ्ज़ एक्सप्लेन हो चुका हुआ है। सिंसिशियल एपिडर्मिस क्यूटिकल के नीचे है। सिंसिशियल क्यूटिकल के नीचे सिंसिशियल एपिडर्मिस मौजूद है। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुकी है किसी और जगह पे।
सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं, ब्रिसल्स, जो ब्रिसल्स हैं और सिलिया और ब्रिसल्स दोनों सेंसिटिव स्ट्रक्चर के तौर पे भी काम करते हैं। नर्व सिस्टम में ब्रेन और नर्व कार्ड्स या नर्व ट्रंक्स मौजूद है। नर्व सिस्टम स्ट्रेट ट्यूब की शक्ल में माउथ, मस्कुलर फेरिंक्स, स्टोमक, इंटेस्टाइन और एनस के साथ। फेरिंक्स मस्कुलर है, पंपिंग एक्शन शो करती है और इंजेक्शन और चीज़ों की फूड की मूवमेंट को रिमूव करती है। डाइजेशन ज़्यादातर एक्स्ट्रासेलुलर एडिटिव ग्लैंड जो कि फोर्टेल के पास मौजूद है, इसका जिक्र मैंने भी किया, इसमें से ऐसा केमिकल निकलता है जो उसको अटैचमेंट में हम दे सकते हैं। प्रोटोनेफिडिया का नाम इससे पहले आ चुका हुआ है, एक्सक्रीशन के लिए मौजूद है इनके अंदर, लेकिन इनके प्रोटोनेफिडिया की शक्ल अदर एज लिमिट से मुख्तलिफ होती है। इसमें एक सिंगल फ्लैजिलम है बजाय ग्रुप ऑफ फ्लैजिला के। उसके बाद है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हर्माफ्रोडाइट हैं और जो फ्रेश वाटर स्पीशीज है उनमें ज़्यादातर ए सेक्स रिप्रोडक्शन होती है और पार्थेनोजेनेसिस के जरिए होती है। पार्थेनोजेनेसिस का नाम याद है, भूल चुका हुआ है? डू यू रिमेंबर सर पार्थेनोजेनेसिस? याद है जी, क्या होती है बताइए? सर, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो डेवलपमेंट ऑफ फर्दर एग। प्रोसीड कर जी जाता है आगे जी बढ़ता जी। एग जो है फीमेल विदाउट का, फर्टिलाइजेशन। जी बिल्कुल, एग जो है वो डायरेक्टली डेवलप हो जाता है बगैर फर्टिलाइजेशन से, उसको पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। इसकी वजाहत भी उसी चैप्टर में होगी जो कि मैडम आपको पढ़ा रही होंगी। अंडे दो किस्म के हैं, अनफर्टिलाइज्ड, टू काइंड्स ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग्स, थिन शेल्ड एग्स जिनसे फीमेल्स बनती हैं फेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन में, जबकि थिक शेल्ड रेस्टिंग एग्स जो ख़राब मौसम गुजार सकते हैं लंबे पीरियड और उसके बाद डेवलप हो जाते हैं फीमेल में। इनमें लार्वल स्टेज नहीं होती और डायरेक्ट अंडे से डायरेक्ट बच्चा बन जाता है, जुवेनाइल बन जाता है। इसके साथ ही जी फाइलम के करैक्टर्स तो मुकम्मल हो गए हैं, तस्वीर ऑलरेडी हो गई थी। चैप्टर का आखिरी टॉपिक है और ये टॉपिक है जी फर्दर फाइलोजेनेटिक कंस्ट्रक्शन। इसमें एक डायग्राम आपको देखनी है, ये वाली क्लैडोग्राम डायग्राम है जी। इसमें जानदारों का इसने ताल्लुक दिखाया हुआ है कुछ को, ये इसकी सिम्प्लिसियोमॉर्फीज दी गई हुई हैं, ये कुछ सिनेपोमॉर्फीज दी हुई हैं और ये ग्रुप के नाम है। ट्रिबिलेरिया सबसे प्रिमिटिव है, मोनोजीनिया, ट्रिमाटोडा और सेस्टोइडिया ये कॉमन ओरिजिन शो कर रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये पैरासाइट हैं और ये नॉन पैरासाइट है, इस वजह से इनके ओरिजिन में डिफरेंस है। और डेवलपमेंट ऑफ टेगुमेंट ये स्पेसिफिक कैरेक्टर जो इनको इनसे सेपरेट कर रहा है। ये इसके जो ये कैरेक्टर दिए गए हैं ये सारे के सारे ग्रुप में कॉमन है और ये जो कैरेक्टर्स हैं ये स्पेसिफिक हर ग्रुप के अपने अपने प्रोडक्टर, ऑब्विसेप्टर, वेंट्रिसकर और वगैरह वगैरह। इसने अब ये मिरर है जो मैं पहले बता चुका हूँ, इसने सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल कर दिया है, दिस इज रॉन्ग। सेगमेंटेशन नहीं, इसको स्ट्रोबिलाइजेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए था। मिलर ने ज़ूलॉजी के मत मार के रख दी है, सेगमेंटेशन का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट फर्दर फाइलोजेनेटिक कंस्पिरेशन। इसके साथ ही जी आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे टाइम खत्म होने वाला, किसी वक्त ये बंद हो जाएगा जी जूम। यू कैन आस्क क्वेश्चन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। सर 18 को हमारी मीट्स है तो सिलेबस कब पता चलेगा हमें? सिलेबस बेटा कब पता चलेगा, जितना पढ़ लिया हमने इतना ही काफ़ी है। ये सिलेबस आप वैसे ये बहुत कम है क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड जो है वो आधा सिलेबस कवर कर देता हूँ, बट से पहले इस बार ऑनलाइन होने की वजह से और कुछ अदर प्रॉब्लम की वजह से, टीचर चेंज होने की वजह से आपका सिलेबस, आपकी मैडम ने पूरा 1 महीने में आपको सिर्फ एक चैप्टर कराया, बड़ी मुश्किल थी जिस वजह से सिलेबस बहुत पीछे रह गया। 1 महीने में 6 चैप्टर करे तो तब सिलेबस कवर होता है प्रॉपर। जहाँ तक पढ़ लिया जी आपका बेटर का सिलेबस सर मिड तक जहाँ तक पढ़ेंगे कि अभी जहाँ तक पढ़ लिए? जो पढ़ लिया, यानी आज वाला जो चैप्टर है यहाँ तक शामिल करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, सर जो फाइलोजेनेटिक कंसीडरेशंस उनसे पहले लास्ट लाइन है गैस्ट्रोट्राइका की, वहाँ पे जुवेनाइल बच्चों के ओके सर। सर ये प्लीडियम लार्वा भी बता दें। ये से पहले जिक्र हो चुका है,
लार्वे का जिक्र आज का नाम, लार्वे का नाम है जो इससे पहले हम किसी ग्रुप में पढ़ चुके हैं। ये आपने वो लेक्चर मिस किया होगा सर जो Phoenix के मिलर है बारे में। इसने हाँ जी 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 सर मिलर ने हर चीज को एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखा है? या मिलर से पूछे, मुझसे क्यों पूछे? मैं मिलर पे ऑलरेडी कमेंट कर चुका हूँ जी। मैं अगेंस्ट हूँ मिलर के एज